अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, मतलब एकदम पूरे जोश में कोई बड़ा फैसला लिया हो? हाँ हाँ, अक्सर होता है। जैसे पक्का इस बार तो वजन कम करना ही है, या रोज सुबह दौड़ना है, कोई नई स्किल सीखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नए साल वाले रेजोल्यूशंस जैसे हाँ, शुरू में तो लगता है बस आ, दुनिया बदल देंगे। हाँ, वो शुरू का जोश, लेकिन फिर हफ्ते 10 दिन में ही हवा निकल जाती है और हम वापस वहीं के वहीं। मुझे लगता है हम सब ने वो महंगे वाले जिम शूज खरीदे हैं जो अब शायद कोने में पड़े धूल खा रहे हैं। सही कहा। हमारी कहानी के राहुल की तरह शायद मोटिवेशनल वीडियो देखा, प्लान बनाया और सुबह अलार्म बजते ही बंद। तो क्या ये सिर्फ मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा की कमी है, या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, ये अनुभव बहुत आम है। और हाँ, पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई मोटिवेशन चला गया। लेकिन जैसा कि हमारे सोर्सेज, खासकर डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन पर जो समरीज और चर्चाएं हैं, वो बताती हैं कि असली चीज मोटिवेशन से ज्यादा अनुशासन है। अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ, वॉल्टर जैसे लेखक यही कहते हैं कि प्रेरणा तो एक मेहमान की तरह है, आती जाती रहती है। अच्छा। लेकिन अनुशासन वो एक वफादार साथी है, हमेशा साथ रहता है अगर हम उसे डेवलप करें। ये सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस यही अनुशासन है। जी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ नियम मानना नहीं है, डंडे के जोर वाली बात नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक अंदरूनी शक्ति बनाने की बात है, एक तरह की मेंटल और इमोशनल मजबूती। ठीक है, तो चलिए आज इसी विषय पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि अनुशासन क्यों इतना जरूरी है और असल जिंदगी में इसे लाएं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शायद यही समझना होगा कि ये अनुशासन और प्रेरणा ये अलग कैसे हैं। अक्सर लोग इन्हें मिला देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे वो राहुल और अर्जुन वाला उदाहरण था। राहुल प्रेरणा पर चलता था, एक चिंगारी की तरह, भड़की और बुझ गई। हाँ, लेकिन अर्जुन वो अनुशासित था। उसकी कोशिश एक धीमी आंच की तरह थी जो लगातार जलती रही। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। प्रेरणा बहुत हद तक बाहरी चीजों पर या हमारे मूड पर डिपेंड करती है। अच्छा। कोई अच्छी फिल्म देख ली, किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ ली तो जोश आ गया, है ना? हाँ। लेकिन ये जोश ज्यादा देर टिकता नहीं, मूड बदला, जोश ठंडा। दूसरी तरफ अनुशासन अंदर से आता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका मन कर रहा है या नहीं, मौसम अच्छा है या खराब। मतलब मूड की परवाह नहीं। बिल्कुल नहीं, ये बस सही काम करने की आदत है, एक कमिटमेंट है खुद से। कॉट कोपनर का जिक्र है सोर्सेज में, जिन्होंने 50 साल लगाए सफलता के सिद्धांतों पर। हाँ, सुना है ओटी पारे में। वो आत्म अनुशासन को सिर्फ एक गुण नहीं मानते थे, वो कहते थे ये सभी सफल सिद्धांतों का बाप है। अच्छा। एक मास्टर चाबी। मास्टर चाबी। हाँ, उनका मानना था कि आपके टैलेंट, आपकी समझदारी सब बेकार है अगर अनुशासन नहीं है। अनुशासन ही उन्हें सही दिशा में लगाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं, ये एक तरह की मास्टर स्किल हुई। बिल्कुल। और क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? आजकल ब्रेन साइंस की बहुत बात होती है। हाँ, बिल्कुल है। ये बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। रिवॉर्ड सिस्टम। हाँ, जिसमें डोपामाइन नाम का केमिकल मेन रोल प्ले करता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुरंत मजा या संतुष्टि मिलती है, जैसे मान लीजिए मीठा खा लिया या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, जो आजकल बहुत होता है। हाँ, तो डोपामाइन तेजी से रिलीज होता है। इसे कहते हैं तत्काल संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जी, और दिमाग का जो हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार है वो है वेंट्रल स्ट्रिएटम। ये थोड़ा इमोशनल, इम्पल्सिव हिस्सा है। और दूसरी तरफ वो होता है जब हम लंबे फायदे के लिए रुकते हैं। हाँ, उसे कहते हैं विलंबित संतुष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल, यानी तुरंत मिलने वाले छोटे सुख को छोड़कर लंबे समय में मिलने वाले बड़े इनाम पर फोकस करना। अच्छा। इसके लिए दिमाग का सोचने समझने वाला लॉजिकल हिस्सा ज्यादा काम करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तो प्लानिंग वगैरह के लिए भी जरूरी होता है ना? हाँ बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। वो मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो टेस्ट याद है? हाँ, बच्चों वाला। वही, जिन बच्चों ने एक मार्शमेलो तुरंत खाने के बजाय थोड़ा इंतजार करके 2 मार्शमेलो पाने का फैसला किया, वो आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा सफल पाए गए। तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव था। हाँ, कह सकते हैं कि वो अपने आवेगों को, अपने इम्पल्स को बेहतर कंट्रोल कर पा रहे थे। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा मजबूत था या उन्होंने उसे इस्तेमाल करना सीख लिया था। दिलचस्प है। और टॉड हेथरटन और कॉलिन कैमरर वाला प्रयोग भी था ना? हाँ। जिसमें लोगों को तुरंत $100,000 या 10 साल बाद $1 मिलियन में से चुनना था। हाँ बिल्कुल,
और ज्यादातर लोगों ने क्या चुना? तुरंत वाला पैसा। और उनके दिमाग के वो इमोशनल हिस्से ज्यादा एक्टिव दिखे थे। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट तत्काल संतुष्टि की ओर भागता है। यह आसान रास्ता है। लेकिन फिर अनुशासन कैसे आएगा? यही तो बात है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं। अच्छा। कैसे? जैसे कहानी में अर्जुन ने किया था। जब भी वो अपना मुश्किल रूटीन पूरा करता तो वो सिर्फ थकता नहीं था, वो खुद को शाबाशी देता, अपनी उपलब्धि को महसूस करता। मतलब उसने अनुशासन को ही रिवॉर्ड बना लिया। करा सकता है। धीरे धीरे उसका दिमाग विलंबित संतुष्टि के लिए तैयार होता गया। अनुशासन बोझ नहीं रहा, एक स्वाभाविक चुनाव बन गया। इसी से जुड़े एक और बात आती है, विल पावर, इच्छा शक्ति। कहा जाता है कि ये एक मसल की तरह है। हाँ, ये एनालॉजी काफी पॉपुलर है। जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। लेकिन क्या ये थकती भी है जैसे मसल थक जाती है? हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। विल पावर लिमिटेड होती है और हाँ, ये थक जाती है। सच में? बिल्कुल। इसे विल पावर फटीग या ईगो डिप्लीशन कहते हैं। रॉय बॉमिस्टर का वो क्लासिक प्रयोग है ना, मूली और कुकीज वाला। हाँ, पढ़ा है उसके बारे में। जिन लोगों को जबरदस्ती ताजी बनी कुकीज की खुशबू सूंघते हुए सिर्फ मूली खानी पड़ी, बड़ी नाइंसाफी थी। हाँ, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी कुकीज न खाने के लिए खुद को कंट्रोल करने में लगा दी। अच्छा, बाद में जब उन्हें एक मुश्किल पजल सॉल्व करने को दिया गया तो वो जल्दी थक गए। उन्होंने जल्दी हार मान ली उन लोगों के मुकाबले जिन्हें कुकीज खाने की छूट थी या जिन्होंने मूली नहीं खाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लगातार अपनी इच्छाओं से लड़ते नहीं रह सकते, ये थका देता है। बिल्कुल, हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को भी मैनेज करना सीखना होगा। कैसे? स्मार्ट लोग जैसे स्टीव जॉब्स या एरियाना हफिंगटन के बारे में कहा जाता है, वो अपनी दिनचर्या में रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, ये सब इसीलिए? हाँ, ये उनकी विल पावर बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। अनुशासन का मतलब लगातार खुद से जंग करना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से अपनी एनर्जी को मैनेज करना। ठीक है, तो हमने समझा कि प्रेरणा और अनुशासन में क्या फर्क है। इसके पीछे का साइंस भी थोड़ा समझा। डोपामीन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विल पावर फटीग। जी। अब असली सवाल, इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? कोई ठोस तरीके, कोई स्ट्रैटेजीज? हाँ, कई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जिनका जिक्र मिलता है सोर्सेज में। और सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी है अपनी मानसिकता और पहचान पर काम करना। मानसिकता बदलना, ये सुनने में ही भारी लगता है। कैसे करें? इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली, लॉन्ग टर्म सोच अपनाना, दीर्घकालिक सोच। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हाँ, अनुशासन मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। हमें तुरंत नतीजों की उम्मीद छोड़कर लंबी दौड़ के लिए तैयार होना होगा। वॉरेन बफे का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। उन्होंने अपनी एक शुरुआती निवेश गलती से सीखा। जब थोड़ा प्रॉफिट हुआ, शेयर बेच दिए। अच्छा। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अगर सब्र रखते, लंबा सोचते तो फायदा कई गुना होता। इसी सोच ने, इसी लॉन्ग टर्म नजरिए ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाया। अनुशासन के लिए ये लंबी नजर जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात, पहचान बदलने वाली, हाँ। उसका क्या मतलब है? ये शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। डैनियल वॉल्टर जैसे लेखक इस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप अनुशासित काम करने की कोशिश करें। बात यह है कि आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें, अपनी आइडेंटिटी बदलें। अपनी पहचान बदलना, ये कैसे मुमकिन है? ये एक विश्वास की बात है, क्योंकि सोर्सेस कहते हैं आपकी पहचान ही आपकी आदतों को आकार देती है। अगर आप मानते हैं कि आप एक हेल्दी इंसान हैं, तो शायद सलाद चुनना आसान हो जाता है, जंक फूड छोड़ना आसान हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो आपकी पहचान से मैच नहीं करता। बिल्कुल। अगर आप मानते हैं कि आप एक लेखक हैं, तो रोज लिखना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, बजाय इसके कि आप सोचे मुझे आज लिखना है। आप सोचे मैं एक लेखक हूं और लेखक लिखते हैं। तो सिर्फ करने पर फोकस ना करके होने पर फोकस करना है। अच्छा, ये विश्वास कि आप बदल सकते हैं, कि आप वो अनुशासित व्यक्ति बन सकते हैं, यही पहला कदम है। ये बहुत दिलचस्प है, अपनी पहचान को ही बदल देना। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपनी मानसिकता और पहचान पर काम करना शुरू कर दिया। अगला कदम? अगला कदम है आदतें और दिनचर्या बनाना, हैबिट्स इन रूटीन। ये अनुशासन की रीढ़ की हड्डी है। आदतें, ये तो हम सब बनाना चाहते हैं, पर बनती कहाँ है?
यहीं पर अनुशासन काम आता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक डेली रूटीन, एक दैनिक दिनचर्या बहुत पावरफुल हो सकती है। जैसे माइक टाइसन का उदाहरण लें। उन्हें ट्रेनिंग से नफरत थी, ऐसा वो कहते थे, पर वो रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते थे बिना नागा। 4 बजे? हाँ। बराक ओबामा हर सुबह एक्सरसाइज करते थे, इसे नॉन नेगोशिएबल मानते थे। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रेडमिल पर चलते हुए एजुकेशनल कंटेंट देखते थे। अच्छा। ये लोग सिर्फ फिट रहने के लिए ऐसा नहीं करते थे, ये उनके अनुशासन की प्रैक्टिस थी, उनके दिन को एक स्ट्रक्चर देता था। बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का भी जिक्र मिलता है कि सुबह की एक तय दिनचर्या हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। ओह। हाँ, जो दिन भर के लिए सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बनाता है। लेकिन शुरुआत कैसे करें? एकदम से माइक टाइसन बनना तो मुश्किल है। बिल्कुल, और जरूरी भी नहीं है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि छोटी शुरुआत करें, माइक्रो हैबिट्स। माइक्रो हैबिट्स मतलब बहुत छोटी आदतें। हाँ, जैसे कहानी में अर्जुन ने 5 पुशअप से शुरू किया, या जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल है। 2 मिनट रूल, वो क्या है? कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा बना दें कि वो 2 मिनट में हो जाए। बस 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज रात को 1 पेज पढ़ूंगा, या रोज सुबह 1 ग्लास पानी पीऊंगा, या जूते पहनकर बस दरवाजे तक जाऊंगा। अच्छा। असली चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज करना। हाँ। ज़ीरो ओनो, वो महान जापानीज सुशी शेफ, दशकों तक रोज सुबह 4 बजे उठकर मछली बाजार जाते, पूरी लगन से सुशी बनाते रहे। लोग कहते थे कुछ नया क्यों नहीं करते, पर वो टिके रहे। इसी लगन ने, इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें दुनिया का पहला 3 मिशेलिन स्टार सुशी रेस्टोरेंट बनाने में मदद की। छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। छोटी शुरुआत और लगातार करना, ठीक है। और इसके साथ माहौल का भी कोई रोल है, एनवायरनमेंट का? बहुत बड़ा रोल है। अपने माहौल को कंट्रोल करना अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? सोचिए, अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं पर घर में हर तरफ जंक फूड पड़ा है तो मुश्किल होगी ना? हाँ बिल्कुल, नजर पड़ेगी तो मन करेगा ही। तो घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें। अगर पढ़ाई पर ध्यान लगाना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अच्छा, मतलब टेम्पटेशन को ही हटा देना। हाँ, हमें जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना होगा जो हमारी आदतों को सपोर्ट करे, न कि उनके रास्ते में बाधा बने। विकर्षणों को, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना अनुशासन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो मानसिकता बदली, छोटी आदतें बनाई, माहौल ठीक किया, लेकिन फिर भी वो अचानक से उठने वाली इच्छाएं, क्रेविंग्स, वो मन का बहकना, उसका क्या करें? और कई बार काम मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है, भागने का मन करता है, उससे कैसे निपटें? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये एक बहुत अहम पड़ाव है, आवेगों और असुविधा से निपटना। यहीं आकर अक्सर लोग हार मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो अचानक से सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा या कुछ मीठा खाने का मन, इससे कैसे बचें? इसके लिए एक तकनीक है जिसे अर्ज सर्फिंग कहा जाता है। अर्ज सर्फिंग, लहरों पर सर्फिंग? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे साइकोलॉजिस्ट एलन मार्लेट ने डेवलप किया था। इसका मतलब है कि जब कोई तीव्र इच्छा, कोई अर्ज उठे तो उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसे एक लहर की तरह देखना। लहर की तरह देखना? हाँ, महसूस करें कि वो इच्छा शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, कैसी लग रही है, ठंडी, गरम, खिंचाव। बस उसे ध्यान से देखें, बिना कोई जजमेंट पास किए। अच्छा, बस ऑब्जर्व करना है। हाँ, और ये याद रखें कि कोई भी लहर हमेशा नहीं रहती। वो उठेगी, अपने पीक पर पहुंचेगी और फिर अपने आप शांत हो जाएगी। आपको बस उस लहर पर बहना नहीं है, उसे किनारे खड़े होकर देखना है। कहानी में सारा नाम की एक पेशेंट का जिक्र था जिसे रात में जंक फूड खाने की तेज इच्छा होती थी। अच्छा। उसे बस 10 मिनट रुककर अपनी इच्छा और विचारों को देखने को कहा गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसने पाया कि अगर वो उस तीव्र क्षण में हार न माने तो इच्छा की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अर्ज सर्फिंग यानी इच्छा को बस देखना, उस पर एक्शन न लेना। ये प्रैक्टिस से आ सकता है। बिल्कुल। और वो असुविधा वाली बात, मुश्किल कामों से भागने की आदत। हाँ, असुविधा को गले लगाना सीखना। एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट, ये अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर हम तो आराम चाहते हैं। हाँ, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट यही है, मुश्किल से बचना। लेकिन जो लोग असाधारण बनते हैं वो जानबूझकर मुश्किलों का सामना करते हैं। जैसे? माइकल फेल्प्स का वो ओलंपिक वाला किस्सा याद है?
हाँ, उनके गॉगल्स में पानी भर गया था। हाँ। रेस के बीच में देखना बंद हो गया। ज्यादातर लोग घबरा जाते, शायद रुक जाते, पर फेल्प्स ने न सिर्फ रेस पूरी की बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कमाल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके कोच ने उन्हें जानबूझकर ऐसी मुश्किल परिस्थिति में ट्रेनिंग दी थी। पानी भरे गॉगल्स के साथ तैरने की प्रैक्टिस कराई थी। ओह, तो वो तैयार थे। हाँ, उन्होंने असुविधा को अपना दोस्त बना लिया था। और डेविड गॉगिंस जैसे लोग तो जानबूझकर खुद को मुश्किल हालात में डालते हैं। बिल्कुल, वो एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन सिद्धांत वही है। एक और रणनीति का जिक्र था सोर्सेज में, डू इट अगली। डू इट अगली मतलब गंदा करो? नहीं, इसका मतलब है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो। अच्छा। कोई काम शुरू करना है तो बस कर दो, भले ही वो शुरुआत में कितना भी अधूरा, भद्दा या अगली क्यों ना लगे। जैसे ब्लॉग लिखना है, पहला ड्राफ्ट जैसा भी हो लिख डालो, बाद में एडिट कर लेना। एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट ही सही कर लो, परफेक्ट फॉर्म बाद में आ जाएगा। तो शुरुआत जरूरी है, परफेक्शन बाद में। हाँ, परफेक्शन धीरे धीरे आता है, लेकिन शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है। जो लोग लंबे समय तक जिम टिक पाते हैं, वो अक्सर उस शुरुआती दर्द और बोरियत को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। वो उस असुविधा से दोस्ती कर लेते हैं। तो इच्छाओं को सर्व करना और असुविधा से दोस्ती करना, ये मानसिक मजबूती की बात है। बिल्कुल। इन सब के अलावा क्या कोई और चीज है जो अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है? हाँ, आखिर में 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, सुदृढ़ीकरण और जवाबदेही, रीइंफोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। सुदृढ़ीकरण मतलब रीइंफोर्समेंट। इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज है, कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता, उसका अनुशासन से क्या लेना देना है? कहानी में रवि का उदाहरण था, बहुत आवेगी था, बेवजह शॉपिंग करता, जंक फूड खाता। अच्छा। उसे रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होने को कहा गया जो उसके पास थीं, सेहत, परिवार, घर, कुछ भी। और शुरू में उसे ये अजीब लगा, पर कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसके आवेग कम हो रहे हैं। शॉपिंग की इच्छा, जंक फूड की क्रेविंग्स कम हो रही हैं। अरे क्यों? क्योंकि उसका ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ गया। वो ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगा। UCLA की न्यूरोसाइंस स्टडी भी यही बताती है क्या? कि कृतज्ञता का अभ्यास दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो इमोशंस को रेगुलेट करने और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में मदद करते हैं। ये तो कमाल है, कृतज्ञता से सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। हाँ, ये हमें ज्यादा संतुष्ट महसूस कराता है और बाहरी चीजों के पीछे भागने की इच्छा कम करता है। वाह। और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, उसका क्या रोल है? अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकेले पड़ जाएं तो भटकना आसान होता है। सही बात है। इसके कई तरीके हैं। किसी दोस्त या मेंटर को अपना अकाउंटेबिलिटी बडी बनाना, जिसे आप अपनी प्रोग्रेस बताएं और जो आपसे सवाल पूछ सके, आपको ट्रैक पर रखें। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे किसी डायरी में या ऐप पर रोज टिक लगाना कि आपने अपना काम किया या नहीं। वो टिक मार्क देखना भी एक छोटा सा रिवॉर्ड होता है। अर्जुन की तरह हर हफ्ते बैठकर रिव्यू करना, क्या सही रहा, कहाँ चूके और अगले हफ्ते क्या बेहतर करना है। और खुद को इनाम देना। हाँ, छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को रिवॉर्ड देना भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे रिवॉर्ड ऐसा हो जो आपके लक्ष्य के खिलाफ न जाए। मतलब अगर वजन कम कर रहे हैं तो इनाम केक या पिज्जा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। शायद कोई किताब खरीद लें या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने या कोई छोटी सी ट्रिप प्लान करें, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा महसूस कराए पर आपके गोल को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, मानसिकता और पहचान बदलना, फिर छोटी आदतें बनाना, रूटीन बनाना, माहौल को साधना, फिर वो आवेगों को सर्व करना, असुविधा को अपनाना, और फिर कृतज्ञता और जवाबदेही, ये सब मिलकर अनुशासन का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ऐसा लग रहा है? आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। मानसिकता आदतों को जन्म देती है, आदतें विल पावर को ट्रेन करती है, माहौल उन्हें बनाए रखने में मदद करता है, और कृतज्ञता और जवाबदेही उस पूरी प्रक्रिया को सहारा देते हैं। और सबसे अहम बात, जैसा कि डेनियल वॉल्टर और दूसरे सोर्सेज बार बार कहते हैं, अनुशासन कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ ही लोगों में होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है जानना। ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, एक स्किल है। अभ्यास से, प्रैक्टिस से कोई भी इसे डेवलप कर सकता है और अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है, साधारण से असाधारण बन सकता है।
तो संक्षेप में कहें तो आज हमने डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन और उससे जुड़े विचारों के आधार पर अनुशासन की ताकत को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि यह सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि एक अंदरूनी शक्ति है। ये पल भर की प्रेरणा से कहीं ज्यादा भरोसेमंद साथी है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। सही सोच अपनाकर, छोटी शुरुआत करके, लगातार कोशिश करके, अपने माहौल पर ध्यान देकर, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत जुटाकर, और हाँ, खुद के प्रति जिम्मेदार बनकर। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिए, अनुशासन का असली इनाम शायद सिर्फ बाहरी लक्ष्य हासिल करना नहीं है, जैसे वजन कम करना या प्रमोशन पाना। तो फिर क्या है? शायद असली इनाम उस इंसान में बदलना है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और आखिरकार अपने भविष्य को चुनने की सच्ची आजादी हो। वाह! अनुशासन शायद सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि वो आत्मसम्मान और एक गहरी आंतरिक शांति पाने का सफर भी है। बहुत खूब कहा। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को अपने लक्ष्यों की ओर अनुशासन के साथ बढ़ने की नई प्रेरणा मिली होगी और कुछ ठोस तरीके भी समझ आए होंगे। उम्मीद तो यही है। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।